Welcome to part B of question paper discussion about the geography paper 1. So, in the first half, we have already seen all the 50 questions. Now it is a time to discuss the rest and remaining 50 questions. So, without wasting any time, let's see what is question 51 is all about. So, question यहाँ पर हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है, which of the following pollutants are measured in the National Air Quality Index? So, आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा. देखिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो हमें आंसर दिखाई देगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज अबाउट द ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द लेड. यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने के लिए नहीं मिलता है. चलिए समझ लेते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में. नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि इसे लॉन्च किया गया था 2014 में अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन इनिशिएटिव के लिए इसे स्टार्ट किया गया था और इसको डेवलप किया गया था हमारे IIT कानपुर और साथ में CPCB विच इज द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ऑलराइट, सो ये दोनों के साथ यहाँ पर स्टार्ट हुआ था क्या हमारा NAQI. ये क्या मेजर करता है? हमें ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ ही जो हमारे PM10 के बारे में बात करते हैं हम, पर्कुलेट मैटर 10, एंड PM 2.5 के बारे में 2.5 के बारे में भी ये डिस्कस करता है. अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो सी कि यहाँ पर डिस्कस किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन डिप्लीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा. और इसी के साथ जो हमें एक और डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा विच इज अबाउट दी अमोनिया एंड लेड. ऑलराइट, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. नेशनल वाटरवेज की यहां पर बात की जा रही है और हमें इसमें से चूज करना है कि करेक्ट वाटरवेज यहां पे कौन से हमें देखने के लिए मिलेंगे. सो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं इसे. चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो हमें देखने मिल जाएगा 1 and 2. नेशनल वाटरवे एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो पहला यहां पे दिखाई दे रहा है हमें, इट इज वाटरवे एक्चुअली 1. यहां पे बात की जा रही है वाटरवे 2 के बारे में. ठीक है, चलिए दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन. सो पहला वाटरवे जब हम देखेंगे नेशनल वाटरवे एक्सटेंशन का तो ये हमें देखने मिल जाएगा गंगा भागीरथी हुगली रिवर पर. ठीक है, लिख देती हूं गंगा भागीरथी एंड हुगली रिवर पर. कहां से कहां तक? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक इसका एक्सपांशन हमें देखने के लिए मिल जाएगा. वहीं नेशनल वाटरवे 2 के बारे में बात करें तो ये हमें देखने मिल जाएगा सदिया और डुबरी एक्सटेंशन पे. अलॉन्ग विद दैट यू शुड आल्सो रिमेंबर अबाउट द नेशनल वाटरवे 3. नेशनल वाटरवे 3 की जब हम यहां पर बात करते हैं तो नेशनल वाटरवे 3 हमें देखने मिलता है फ्रॉम द कोट्टापुरम टू कोल्लम. ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 की अगर हम यहां पर बात कर लें तो नेशनल वाटरवे 4 हमें देखने के लिए मिल जाता है फ्रॉम दी काकीनाडा पुडुचेरी. ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाए नेशनल वाटरवे 5 के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं. सो नेशनल वाटरवे 5 हमें देखने के लिए मिल जाएगा द ब्राह्मणी एंड महानदी डेल्टा पर, यह हमें देखने मिल जाएगा. ईस्टर्न कोस्टल कैनाल सिस्टम है और इस यहीं पर ये हमें नेशनल वाटरवे 5 देखने मिल जाएगा. और नेशनल वाटरवे 6 की अगर हम बात करें तो वी विल सी द नेशनल वाटरवे 6 हियर इन दी भंगा टू लखीपुर. ठीक है, भांगा से लखीपुर. ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा. सो आई होप ये आपको यहां तक क्लियर हो चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 53 is talking about consider the following statements regarding the Coriolis force. Coriolis force से related आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है. Question आपकी स्क्रीन पर है. क्या? The virtual force generated by the rotation of the earth is called the Coriolis force. दूसरा ऑप्शन आपके सामने है due to this force the winds are deflected to the left in the northern hemisphere and right in the southern hemisphere. इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी फेरल्स लॉ. हमें इसमें से सही आंसर देखना है क्या है, क्या होगा जी सही आंसर बात करें तो? यस, ऑप्शन नंबर 3.
क्योंकि हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, जब हम कोरियोलिस फोर्स की बात करते हैं तो ये जनरेट कैसे होता है, जब अर्थ रोटेट करती है और रोटेट होने की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो टर्म्स एज द फेरेल्स लॉ। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो हमें सही दिख गए। वहीं अगर हम बात करें तो ये करता क्या है, नदर्न हेमीस्फीयर में ये विंड्स को राइट साइड डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमीस्फीयर में एट द लेफ्ट। तो नदर्न हेमीस्फीयर में कहां हो जाएगा, राइट, और सदर्न हेमीस्फीयर में ये कहां पर डिफ्लेक्ट कर देगा, इन्हें लेफ्ट डायरेक्शन में। सो आंसर इज दी ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है आपको इस स्टेटमेंट को देखना है विद द रिलेशन ऑफ ITCZ। चलिए ITCZ के रिलेशन में हमें यहां पर बात की जा रही है और ऑप्शन आपके सामने है, दीज आर हाई प्रेशर रीजन्स इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड, और दूसरा बोला जा रहा है हियर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मीट। चलिए देख लेते हैं। सपोज ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये हमारे ट्रॉपिक्स हमें दिखाई देंगे, यहां से जो विंड्स आती हैं ये इनका डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो पहली बात अगर हम बोले नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। क्या ऑप्शन सही होगा या गलत होगा? क्वेश्चन नंबर 54 जी सही है, तो ऑप्शन 2 इज राइट। ऑप्शन 1 की तरफ बात कर लेते हैं, दीज आर हाई प्रेशर रीजन्स इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। तो क्या ये हमें इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में देखने के लिए मिल रहे हैं? नहीं। ITCZ की बात करें तो दीज लैटिट्यूड हैव वाइड ट्रफ एंड लो प्रेशर रीजन, नॉट हाई टेम्परेचर रीजन, ठीक है। लिखा क्या है? हाई प्रेशर रीजन, जबकि हम बात कर रहे हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन लैटिट्यूड हैव वाइड ट्रफ एंड लो प्रेशर रीजन, नॉट दी हाई टेम्परेचर रीजन। सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे सामने इसका आपका ऑप्शन बी, ओनली 2। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो बोला जा रहा है with reference to western cyclonic disturbance consider the following statement। western cyclonic disturbance क्लियरली देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखना चाहिए। western cyclonic disturbance originate from the Atlantic Ocean, is it? no। बात करेंगे कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। दूसरा बोल रहा है these disturbance mainly affects the north and northwestern region of India। इसमें से हमें सही आंसर चुनना है क्वेश्चन नंबर 55। यस। अब देखिए इसके ओरिजिनेशन की बात करें, अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो ये हमें कहां से देखने के लिए मिल जाएगा? आप देखेंगे मेडिटेरियन से ये ओरिजिनेट होता हुआ हमें नजर आता है, ठीक है। कहां से? मेडिटेरियन सी से ये ओरिजिनेट होता हुआ नजर आएगा। ये एंटर करेगा कहां पर? क्रॉस करता जाएगा, ईरान को क्रॉस करेगा, अफगानिस्तान को क्रॉस करेगा, पाकिस्तान को क्रॉस करेगा, और उसके बाद इसकी एंट्री कहां पर होती है हम देखेंगे तो ये एंटर करेगा हमारे इंडिया में, और इसकी वजह से जो इंडिया का नदर्न एरिया होता है और नॉर्थ वेस्ट एरिया होता है, इसकी एंट्री हो रही है यहां से, ठीक है। ये यहां से होता हुआ आएगा एंड इट डिफ्लेक्ट लाइक दिस, है ना। तो ये कहां से कहां जा रहा है? इंडिया में एंटर हो रहा है, और इंडिया में जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है उसको ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देगा। इसकी वजह से ही आप देखोगे शीत लहर जैसी सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल जाती है, और जिसकी वजह से होता क्या है, कई बार आप देखोगे तो यहाँ पर लोगों की डेथ भी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ होगा? मेडिटेरियन सी, फिर कैस्पियन सी, देन ईरान, ईरान के बाद ये आपको देखने मिलेगा अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, एंड देन इट विल एंटर इनटू इंडिया। और इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से जो बारिश हमें देखने के लिए मिलती है इंडिया में, इसी को हम बोलते हैं मावट, राइट। तो मावट क्या है अगर हम बात कर ले यहां पर, तो मावट कुछ नहीं है बल्कि रेन फॉल ड्यू टू winter tropicals also known as the tropical cyclone and the mawat in the regional language, and it is very important किसके लिए आपको याद रखना चाहिए? रबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। चलिए, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। आंसर आपको क्लियर हो गया है? क्या है आंसर? ओनली 2। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 56, और बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया है चलिए पढ़ लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द लिथोस्फीयर द लाइटर एलिमेंट्स वेंट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। लाइटर एलिमेंट्स कहां चले गए हैं? वेंट टू द सरफेस, ध्यान से देखिए, ऑफ द अर्थ, व्हाइल द हेवीएस्ट एलिमेंट वेंट बिलो। हेवियर कहां चले गए हैं? बिलो द सरफेस।
ओके दूसरा बोला जा रहा है द डेंसिटी ऑफ मैटर इंक्रीजेस एट इट मूव्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द इंटीरियर। आपको इसमें से क्या बचाना है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चूज करना है, क्या होगा? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का सी, बोथ करेक्ट। हमें पता है जितने भी हैवियर एलिमेंट है लाइक आयरन, ये हमें कहाँ देखने मिलते हैं? अंदर। इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे, और जितने भी लाइटर एलिमेंट्स हैं ये ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द क्वेश्चन नंबर 57। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए क्या बोल रहे हैं? द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइपोसेंटर। ठीक है, क्या ढूंढना है हमें? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्या पहला रॉन्ग है? नहीं, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। यस इट इज द राइट। दूसरा बोल रहा है अर्थक्वेक वेव्स आर फर्स्ट फेल्ट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इज इट? नो, ये सबसे पहले हमें कहां पे फील होती हैं? द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज नियर टू द ओरिजिन विच इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ठीक है, सबसे पहली बार अगर अर्थक्वेक की वेव्स कहीं पर हिट होती हैं तो इट इज द एपिसेंटर। तो ऑप्शन 2 यहां पर क्या हो गया आपका? गलत, और रॉन्ग ही चूज करना था। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 बोला जा रहा है, डिस्कस करना है हमें पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में। एस वेव्स मूव थ्रू सॉलिड ओनली। ठीक है, दूसरा बोल रहा है पी वेव्स कैन पास थ्रू ऑल 3 लिक्विड गैसेस एंड सॉलिड। बोल रहा है आपको पता करना है इसमें से क्या करेक्ट नहीं है। बताइए क्या करेक्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58, नाइदर 1 nor 2। ठीक है, हमें पता है बोथ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, क्योंकि एस वेव्स कहां से ट्रैवल कर सकती हैं? थ्रू सॉलिड्स ओनली। वहीं पी वेव्स की हम बात करें तो दे कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द स्टेट्स, और यहीं से हमें पी एंड एस वेव का शेडो जोन भी दिखाई दे जाता है। ठीक है, पी और एस वेव का शेडो जोन भी हमें कहां से दिखाई दे जाता है? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। एस वेव का शेडो जोन क्या है? यस इट इज 105। वहीं पी वेव के शेडो जोन की बात करें, जहां पी वेव्स हमें बिकॉज ऑफ देयर डिफ्लेक्शन ये हमें दिखाई नहीं देती, इट इज दी 105 to 145। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है द प्लेन्स ऑफ द डेजर्ट। ध्यान से देखिए, इस पूरे स्टेटमेंट में ही हमें आंसर मिलने वाला है। पढ़ते हैं चलिए। बोल रहे हैं द प्लेन्स ऑफ द डेजर्ट्स आर अ मेजर लैंडफॉर्म in the basin surrounded by mountains and hills. Runoff mainly occurs in the middle of the basin and almost a flat plains is formed in the middle of the basin. Due to the constant deposition in the sides of the basin, when enough water is available, this ground converts into a shallow water zone and it looks like a lake. What is the correct answer? Yes, it is पलायास। So पलायास क्या होते हैं? प्लेन डेजर्ट में बनी हुई जो लेक्स हमें फॉर्म दिखाई होती हैं, छोटी छोटी सी लेक्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पलायास के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60th की बात कर लेते हैं। ध्यान से देख लीजिए, पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 60th यहां पर दिया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 60th? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटेड टू डस्टिंग। ठीक है, किसको रिलेट किया जा सकता है एटमॉस्फेयर की डस्टिंग से? यस, सी सॉल्ट की बात करेंगे। यस इट इज अ डस्ट। ठीक है, आप कहीं पर पानी लेकर जाके छोड़ दीजिए सी सॉल्ट का, जो उसमें सॉल्ट मिक्स हो, आप अपने आप देखेंगे इट विल लुक लाइक अ डस्ट। देन एशेस, यस दे आर फाइन सॉइल, दे आल्सो वर्क्स लाइक अ डस्ट। देन मीटियोर, ब्रोकन पार्टिकल्स यहां पर हमें दिखाई दे जाएंगे। करेक्ट। देन उसके बाद हमें सिगरेट का एश भी यहां पर क्या दिखाई देता है? डस्ट। और स्मोक भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। All right, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 61। बात की जा रही है माइग्रेशन से रिलेटेड। माइग्रेशन ऑफ वुमेन टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया। हियर इट शुड बी इंटरनल माइग्रेशन। नाउ टेल मी द आंसर। ठीक है, इट शुड बी इंटरनल माइग्रेशन।
इंटरनल माइग्रेशन जो होता है वो आपको पता चलता है एक स्थान में ही एक जगह से दूसरी जगह पे होता है ना। तो माइग्रेशन, जो इंटरनल माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये महिलाओं में जब अगर आपको देखने मिलेगा तो ये शॉर्ट डिस्टेंस है, क्योंकि इंटरनल है, सिर्फ एक ही जगह से दूसरी जगह पर ये देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो कैसे, अगर रूरल से अर्बन में ये आ जाएंगे तो ये इंटर स्टेट नहीं होगा, ये इंट्रा हो जाएगा। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो बोल रहे हैं इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ऑफ मैन फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया इज ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। ठीक है, बिल्कुल। इंट्रा स्टेट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे शहर में जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस, क्योंकि लाइवलीहुड, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अच्छी बेटर कंडीशंस के लिए, जॉब्स के लिए आपको यहाँ पर इंट्रा स्टेट माइग्रेशन देखने के लिए मिलेगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात की जा रही है। क्या पूछा जा रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइपलाइन इज कंसीडर्ड एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, किसको बोला जाता है? Yes, it is the Naharkatia oil field of Assam to Baruani refinery in Bihar. It is considered as the Asia's first cross country pipeline. ठीक है, क्यों इस तरीके की बात की जा रही है समझ लेते हैं। It is 1157 किलोमीटर्स आपको ये लंबी यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, आसाम के नहरकटिया में आपको ये देखने मिलेगी और बरुआनी रिफाइनरी इन बिहार तक ये जाती हुई दिखाई देगी हमें। इसका फर्दर जो एक्सपांशन है वो हमें 1966 में हम देखेंगे, तो ये हमें कानपुर के पास भी इसका एक्सपांशन हमें देखने मिलेगा। ठीक है, सो आंसर इज क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम टू इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। ध्यान से देखिए, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? यस, यू ऑल आर राइट, आपने सही गैस किया। इट इज द क्रूड ऑयल, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पर सही होता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 बात की जा रही है, Which of the following metal is are responsible for water pollution? ध्यान से देखिए, पूछा जा रहा है इसमें से क्या वाटर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? आर्सेनिक है, हमने अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यस इट इज। ठीक है, क्या लेड है? यस, लेड पानी में मिल जाता है, पानी यहां से अगेन पॉइजनस बन जाएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है मरकरी के बारे में। क्या मरकरी के मिलने से हमें वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा? जी हाँ, मरकरी के मिलने से भी हमें वाटर पॉल्यूशन ज्यादा दिखाई देगा। सो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3। आर्सेनिक की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। आर्सेनिक पॉइजन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया आपको वेस्ट बंगाल एंड नियर बाय एरियाज, बिहार के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। नेशनल पार्क दिए गए हैं, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है और उसके सामने स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। आपको यहां पर करेक्ट मैच देखना है। कांगेर घाट नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, जी हाँ है, बिल्कुल सही है। कुप्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यस इट इज इन दी हिमाचल प्रदेश, इट इज राइट। नागरहोल नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा फेमस है, पेपर का बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है नागरहोल के बारे में। Yes, it is in the Karnataka. So आंसर हो जाएगा हमारा all 1, 2 and 3 all of the above. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, बात की जा रही है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे कंसीडर करने हैं और बताना है इसमें से क्या सही है। पहले बोल रहे हैं द आइडिया ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनेस्को इन 1973-74। इज इट? नहीं, it is 1971, so it is not even closer। 1971 में ये आइडिया यहाँ पर प्रपोज किया गया था। There are 18 designated biosphere reserves in India। Yes, इंडिया में 18 है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहला देखने मिल जाता है नीलगिरी, और अभी लास्ट में देखने मिल जाएगा पन्ना,
और दोनों यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम का पार्ट भी ये दोनों बने हुए हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स की जब हम बात कर लेते हैं तो आपको एक चीज और देखना होगा कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और इसमें से कितने MAB प्रोग्राम के अंदर आते हैं। वेरी फ्लैट क्वेश्चन एंड UPSC कैन आस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपको ऑप्शन आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया, 66 का आंसर होगा बी, ओनली 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपको सागर्स बताए गए हैं, एक तरफ आपको बॉर्डर कंट्रीज बताई गई है। आपको देखना है कौन सी सी किस कंट्री के बॉर्डर पर यहाँ पर देखने मिलेगी। कैस्पियन सी ईरान, यस राइट। ब्लैक सी टर्की, करेक्ट। मेडिटेरियन सी सीरिया के पास है, राइट। और रेड सी की बात करें तो ये हमें देखने मिल जाती है सऊदी अरेबिया के पास। सो ऑल ऑफ द आंसर आर करेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर मेंबर ऑफ सार्क। ये हर बार का एक फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कौन किसका मेंबर है, कौन किसका मेंबर नहीं है, वेदर इंडिया इज द मेंबर और नॉट। ठीक है, बात की जा रही है, आपके सामने 8 कंट्रीज दी हैं 68 में सार्क की। देखिए कौन सी इसमें से सार्क की मेंबर कंट्री नहीं है। ठीक है, यस अफगानिस्तान है, यस मालदीव्स भी सार्क का मेंबर है, यस इंडिया भी इसका मेंबर है, देन नेपाल भी हमें दिखाई देगा, बांग्लादेश भी दिखाई देगा और 6th भी दिखाई देगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ये दोनों इसके मेंबर्स नहीं है। सार्क की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में और इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो कहां है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है ये सवाल। यस काठमांडू। ठीक है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इज इट विजिबल एंड क्लियर टू यू, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं। करंट मेंबर्स की बात करें तो आपके सामने आ गए अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, ये इसके क्या है, आपको करंट मेंबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 69। बात की जा रही है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और इसकी प्रोबेबिलिटी तो बननी भी थी आपसे आने के लिए। देखिए किसका मेंबर नहीं है इंडिया, सॉरी इंडिया किसका मेंबर है ये आपको बताना है। यस ऑप्शन नंबर बी 1 and 4। इंडिया G20 का मेंबर है, हमें पता है, हमारे पास प्रेसिडेंसी भी यहां पर आ गई है। दूसरा अगर हम बात करें EAS की विच इज द ईस्ट एशिया समिट, तो इंडिया इसका भी मेंबर हमें दिखाई देता है। G20 के मेंबर्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो देखो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, देयर आर सो मेनी कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस। ठीक है, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान एक्सेट्रा आर दी मेंबर ऑफ G20। वहीं हम EAS की बात करें, ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2005 में। ठीक है, और इसमें 18 रीजनल लीडर्स फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कोऑपरेशन इसमें इंक्लूड किए गए थे। और EAS कंप्राइज करता है 10 मेंबर्स स्टेट ऑफ आसियान। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट। ऑल राइट, चलिए सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे 69 का, इज द ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज द सुंदरबन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1330 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सो क्या सुंदरबन लार्जेस्ट है? नहीं, इट इज द हेमिस। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क हमें लार्जेस्ट दिखाई देता है विच इज लोकेटेड वेयर, इन लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख में सिचुएटेड है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरी बात आपसे क्या की जा रही है, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल। तो देखिए बताइए कहां पर है मानस नेशनल पार्क। यस इट इज इन दी असम और इसको यूनेस्को में प्रोटेक्शन भी यहां पर दिया गया है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया गया है यूनेस्को की तरफ से। ठीक है,
ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन जाती है। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क हमें कहां देखने मिलता है? इट इज दी हेमिस नेशनल पार्क। कहां सिचुएटेड है? लद्दाख में सिचुएटेड है। और अगर हम इसके एरिया की बात करें, सो बेसिकली कहां पर देखने के लिए मिल जाता है? लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया ये कवर करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या दिए हैं चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे बोल रहा है डिफरेंस इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन कंडीशन एंड चेंज इन द सीजंस फॉर्म्स बायोम्स। ठीक है, ठीक है, बायोम से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। नेक्स्ट बोला जा रहा है सिमिलरिटी इज फाउंड इन हैबिटेट डिस्पाइट रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच ऑर्गेनिज्म। करेक्ट आंसर हमें यहां पर चुनना है। यस, द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बायोम की अगर हम बात करते हैं तो ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया हमें देखने मिलेंगे ऑफ डिस्टिंक्टिव प्लांट एंड एनिमल ग्रुप, ठीक है, विच आर अडॉप्टेड टू द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी हमें देखने मिल जाता है जहां पे पूरे तरीके के एनिमल्स और बायोम्स हमें देखने मिल जाएंगे। क्लियर? सो पहला ऑप्शन क्या है? डिफरेंस जब टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन कंडीशन और चेंज सीजन में हमें देखने के लिए मिल जाएगा तो ये बायोम का फॉर्म करते हैं। यस, ओके, करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है कि सिमिलैरिटी इज फाउंड इन हैबिटेट। नहीं, इन स्पाइट ऑफ रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम, हैबिटेट डिफरेंट, ठीक है, सिमिलर नहीं होते, ये डिफरेंट हो जाते हैं फ्रॉम दी वन प्लेस टू दी अनदर। सो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट, ध्यान से देखिए, हाईएस्ट नेट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहां से मिल रही है सबसे ज्यादा? क्वेश्चन नंबर 72 हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 72 में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें देखने मिलेगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्लाईवुड्स की बात कर लें आप, या फिर किसी भी तरीके की मैनग्रूव्स की बात कर ले, तो मैनग्रूव्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सारे मिलकर क्या करते हैं? हमारे लिए एक बहुत अच्छा नेट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। कारण क्यों? क्योंकि देखिए ये वही एरिया है जहां पर आपको सबसे अच्छा इकोसिस्टम दिखाई दे जाता है अर्थ का। और अर्थ का सबसे अच्छा इकोसिस्टम देखने का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा बायोमास हमें देखने के लिए मिलता है। एक स्टीडी बायोमास आपको देखने मिल जाएगा, डिक्लाइन नहीं होगा, अपलिफ्ट नहीं होगा, बट एक कंटिन्यूअस, जिसकी वजह से जो हमारा नेट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये भी इंक्रीज होती है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग रीजन्स, among the following regions of India, where is the most likely to be found in the Great Indian Hornbill is its natural habitat? ध्यान से देखिए, natural habitat की बात की जा रही है। चलिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न घाट। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो देखिए जब हॉर्नबिल्स की बात की जाती है तो यहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट हमें कहां पे देखने मिलता है? इनका वेस्टर्न घाट्स में ही देखने के लिए मिलता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाते हैं। द गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, अगेन इट इज विद दी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए यहां पर बात की गई है ना। अगर हम बात करें तो आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं, एक कंटिन्यूअस सीरीज हमें देखने के लिए मिलती है, लगभग 1600 किलोमीटर में फैली एक सीरीज हमें देखने के लिए मिलती है, विच इज दी वेस्टर्न घाट। और यहाँ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हमें देखने मिल जाएगा और बहुत ही अनोखी यहाँ पर आपको एनिमल्स, फ्लोरा और फौना देखने के लिए मिल जाएंगे। सो इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं हमें एक और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सीरीज देखने मिलती है जिसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। मैंने आपको बताया था इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज दी नीलगिरी इन दी सदर्न एरियाज। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली बात आ रही है आपके पास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, बोल रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है बताना है। यस, मॉन्ट्रियल इज रिलेटेड विद द ओजोन लेयर इटसेल्फ। ठीक है, अगर हमें पता है 1985 में पहली बार हमें क्या मिल गया था?
हमें पता चल गया था कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है अंटार्कटिक में, ठीक है। और उसी के बाद अगर हम देखें तो आपको ये 1987 में इसके प्रिजर्वेशन की बात की गई और 1989 में इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। 1987 में डिसाइड कर लिया गया कि सीएफसी ऐसी कोई भी चीजें हैं सीएफसी से रिलेटेड जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में ज्यादा हेल्प कर रही हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ऐसी सारी चीजों को बैन किया जाएगा। डिसाइड कहां किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987, और ये इफेक्ट में आ जाएगा 1989 से। करेक्ट, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा बोल रहा है क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद द ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जापान में क्योटो में 1997 को इसको डिसाइड किया गया था कि एक प्रोटेक्शन हमें लेना है, किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। और किससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने की बात की जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करना है। सो बहुत क्लियरली आपको याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल डील करता है ग्लोबल वार्मिंग से, वहीं हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इट कनेक्ट्स विद द ओजोन लेयर। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट, इट अगेन रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स, हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 76, क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन कौन सी जगह है इसमें से, कौन सी जगह है जिसको आउट किया गया है? यस, मध्य प्रदेश। 2 एंड 3, तीनों का कनेक्शन आप देखिए तो गौतम बुद्ध से आपको दिखाई दे जाएगा। अगर हम लुम्बिनी की बात करें, ठीक है, यहां लिख देती हूं लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। लुम्बिनी की बात करें तो बिहार, बिहार वो जगह बन जाती है जहां पे एनलाइटनमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर बात करें यूपी, तो आपको पता है यूपी में 2 जगह आपको देखने मिल जाएंगी, दैट इज सारनाथ एंड कुशीनगर, जहां पे क्या दिया गया था? पहला उपदेश, पहला सरमन दिया गया था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो विद द रिस्पेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हमें इंपॉर्टेंस मिल जाती है सांची की। तो बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप वहां किए जा रहे हैं जहां गौतम बुद्ध से रिलेटेड बाकी सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। कहां पर किसकी वजह से इसे डेवलप किया जा रहा है? देखिए, एक और चीज आप याद रखेंगे कि अंडर दी स्वदेश दर्शन, ठीक है, अंडर दी स्वदेश दर्शन स्कीम क्या किया जा रहा है? लगभग 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं कि थीम बेस्ड डेवलपमेंट हमें यहां पर करनी है। कैसे? थीम बेस्ड सर्किट डेवलप करनी है, ठीक है, इसकी बात यहां पर की जा रही है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाइजीरियन नोबलिस्ट Abdul Razak Gurna won the 2021 Nobel Prize in Literature. Is he from Nigerian? No. He was from Tanzania. ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करें तो बोल रहा है द 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवॉर्डेड टू ब्रिटिश पोएट। नहीं, ये भी ब्रिटिश नहीं थे, ये हमें क्या देखने मिलेंगे? ही वॉज अमेरिकन, ठीक है। आगे बात कर रहा है सो फॉर 117 people have been recognized for their literary creation by the academy of which 16 are women. Yes, this is correct. तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 ओनली। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें याद रखना है सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनको मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, चलिए 77 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 किस बारे में बात कर रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एम टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, क्या ये ऐसा कर रहा है? हाँ, नाम से क्लियर हो रहा है, एम होना चाहिए इनका ये या नहीं? क्वेश्चन नंबर 78, यस
पहला ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ मैरिटल रेप टू चाइल्ड मैरिजेस इज अवेलेबल इन इंडिया। नहीं, एक आप होगा इंडिपेंडेंट थॉट, लिख देती हूं, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो क्या नहीं करेंगे, कि जो एक्सटेंशन है मैरिटल रेप का फॉर द चाइल्ड मैरिज यहां पर नहीं दिया जाएगा, तो ये हो जाता है गलत। थर्ड बोला जा रहा है, मैरिज इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं जी, स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, अंडर दी 7th शेड्यूल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, डी, ओनली 1। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सर सैयद अहमद खान। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि ही वॉज अगेंस्ट रिलीजियस इंटॉलरेंस, ignorance and irrationalism. Yes, he was against of all these things. He denounced पर्दा, polygamy and easy divorce. बिल्कुल सही। नेक्स्ट बोला जा रहा है, he founded a magazine named as तहज़िबुल अखलाक which is the social reform in the English. तीनों आंसर यहां पर सही देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही आप इसके अलावा याद रखेंगे, he started the अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मार्तंड सन टेम्पल ऑल्सो नोन एज द पांडुआ लैडन इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, दूसरी बात कर रहा है ये, इट वॉज बिल्ड बाय द रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। आपको इसमें से सही आंसर चुनना है। जी हाँ, सबको पता है, न्यूज में रहता है मार्तंड सन टेम्पल, इट इज वेरी वेरी फेमस। हाँ, इसको जाना जाता है पोंडू लैडन के नाम से, बट इट इज लोकेटेड इन, अगर यहां पर बात करें तो ये हमें लोकेट होता हुआ दिख जाएगा अनंतनाग में, जम्मू एंड कश्मीर में। किंग ललितादित्य मुक्तापिदा, ठीक है, जो कि थर्ड रूलर थे ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी, किंग ललितादित्य, वो इसको बनाएंगे, इस टेम्पल को यहां पर बिल्ड करवाएंगे। ठीक है, कब? लगभग 8th सेंचुरी में। लेट मी राइट इट हियर, 8th सेंचुरी बाय किंग ललितादित्य। ठीक है, किंग ललितादित्य। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा, कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, 8th सेंचुरी में बनवाएंगे, लेकिन कहां बनवाएंगे जी, अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर हमें क्या देखने मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मार्तंड की बात करें तो ये हिंदू सन, जो हिंदू गॉड है हमारे सन, उनको एंशियंट लैंग्वेज में कई बार यहाँ पर मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इट इज दी सन टेम्पल। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, मीनवाइल यू कैन रीड द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 बात कर रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। असम, गोवा, केरला, किसमें हमें देखने मिल जाएगी, PCA। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अभी की डेट में अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें सिर्फ 6 जगह पर ये अथॉरिटीज देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे असम, गोवा, हरियाणा, केरला, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। वहीं अगर हम केरला के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे, इट इज द ओनली स्टेट विच हैज PCA फंक्शनिंग एट स्टेट एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो केरला में कहां कहां देखने मिल जाता है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों जगह पर देखने के लिए मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 82 को डिस्कस कर लेते हैं। बात की जा रही है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देखिए बताइए, आर्टिकल 6 सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, नो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट ऑफ पाकिस्तान, नो, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं, आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल।
सो यहां पर आ जाएगा आपका आर्टिकल 5। वहीं अगर बात की जाए सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ये बात करता है आपका आर्टिकल 6। नेक्स्ट बोला जा रहा है सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ये बात कर रहा है आर्टिकल 7। ठीक है, और आर्टिकल 8 बात करता है, अगर हम आर्टिकल 8 के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें देखने मिलेगा, ये बोलेगा सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। क्लियर? सो हमारे सामने है आर्टिकल 5 किसके बारे में बात कर रहा है, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। सिटीजनशिप से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है आपके लिए एग्जाम्स में। देन सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इज आर्टिकल 6। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 7 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 7 किस बारे में बात कर रहा है हमसे कि सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और 8 ऐसे लोगों के बारे में जो इंडियन ओरिजिन है लेकिन कहां रह रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन 1971 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया issued its first model code of conduct for all the political parties। ठीक है, क्या ये सही है या नहीं? यस, 1971 में ही इन्होंने पहली बार इसको डिक्लेयर किया था। लास्ट बोला जा रहा है इलेक्शन कमिश्नर्स हैव टेन्योर ऑफ 5 years और अप टू 65 years विच एवर इज अर्लियर। सो क्या है इसका करेक्ट आंसर? नहीं जी, 5 years नहीं है, 5 years की जगह ये हो जाता है 6 year। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 and 2 only। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 बात की जा रही है मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड 6 months। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शुड नॉट बी गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आपको सही आंसर यहां पर चुनना है, क्वेश्चन नंबर 84। यस, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। किसी भी सेशन में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हमें देखने के लिए मिल सकता। वहीं हम बात करें तो आर्टिकल 74 नहीं है, ये आर्टिकल 85 है यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इस बारे में क्लियर कट बोल रहा है कि किसी भी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में आपको क्या नहीं देखने मिल सकते, 6 महीने से ज्यादा का गैप आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता। ठीक है, चलो कब लाया गया था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, ओनली ए। 85th which constitutional amendment act inserted article 21A in the Indian constitution। ठीक है, बताइए। पहले तो 21A को समझ लेते हैं, ये फ्री एजुकेशन की बात कर रहा है। किसके बारे में? ये बोल रहा है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसके लिए? 6 से 14 साल के सारे बच्चों के लिए। तो ये तो हो गया आर्टिकल 21 के बारे में जो हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि भाई इसको कहां पर लेकर आया गया था, तो ये लेकर आया गया था जी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसे लेकर आया गया था, है ना, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए 85th में और कुछ भी डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा सा, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 44th की बात करें तो 44th लेकर आए थे 1978 में। किस बारे में बात की गई थी? यहाँ पर 3 शब्द ला दिए गए थे हमारे प्रीएम्बल में, विच आर दी सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर और इंटीग्रिटी की बात की गई थी। इसी के साथ आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में यहाँ पर इंसर्ट की गई है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी को भी लेकर आया गया था। ठीक, उसके बाद हम बात करें 42nd इट इज, ठीक है, 42nd के बारे में हम बात कर रहे हैं। देन हम बात कर लेते हैं it is 1976 and for this 1978। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 61st की यहां पर बात की जाए तो देखिए इसने क्या करा था, जो एज थी वोटिंग एज,
इसको 21 से रिड्यूस करके कितना कर दिया था, 18, है ना। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। 44th की जब हम बात कर रहे हैं तो 1978 में हमें दिखेगा। 42nd की बात कर रहे हैं तो कब आएगा, ये आपके पास 1976 में, फंडामेंटल ड्यूटीज। और 3 इंपॉर्टेंट शब्द प्रीएम्बल में यहाँ पर इंसर्ट कर दिए गए, विच इज द सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। 86 की बात करें तो 86 की इंपॉर्टेंस क्यों हो जाएगी, आर्टिकल 21A which says कि क्या किया जाएगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी टू ऑल द चिल्ड्रंस एज ग्रुप बिटवीन 6 to 14 years ऑफ एज। एंड लास्ट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर वोटिंग एज जो थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम द 21 to 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। अपार्ट फ्रॉम इंडिया द अदर कंट्री ऑफ CAF इंक्लूड्स, चलिए बताइए, इंडिया के अलावा CAF विच इज द सेंट्रल एशियन फ्लाइंग, में सेंट्रल एशियन फ्लाई वे में कौन कौन सी कंट्री आती है। CAF का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये अभी न्यूज में था रिसेंटली। चलिए बताइए, वन एंड 4, अफगानिस्तान और रशिया। आज की डेट में हम बात करें तो हमें पूरे वर्ल्ड में लगभग 9 CAF जोन देखने मिल जाएंगे अलग अलग रीजन्स में। CAF जोन्स बेसिकली होता क्या है, सेंट्रल फ्लाइंग एरियाज की जब हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज की बात कर रहे हैं या फ्लाईवेज की बात करते हैं, तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, आपने देखा होगा इनका एक पैटर्न फिक्स होता है, ये एक जगह से अपना ट्रैवल करना शुरू करती हैं, दूसरी जगह तक जाती हैं, फॉर व्हाट, फॉर द ब्रीडिंग एंड द अदर एक्टिविटीज। तो इनका एक डायरेक्शन होता है, वो निश्चित होता है कि ये एक दिशा से ट्रैवल करना शुरू करेंगी और एक सिमिलर पाथ को फॉलो करती हुए जाएंगी, एंड इन अ सिमिलर मैनर दे विल कम बैक। सो दीज आर नोन एज द फ्लाईवेज, ठीक है, फ्लाईवेज क्लियर रखिएगा, ठीक है, बर्ड्स से रिलेटेड है, बर्ड्स के ट्रैवल करने, माइग्रेशन से रिलेटेड है। और इस तरीके से हमें वर्ल्ड में लगभग 9 फ्लाईवेज दिखाई दे जाते हैं, जिसमें से इंडिया पार्ट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का, है ना। अगर हम बात करें सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की, तो आप देखिए इंडिया के अलावा आपको बहुत सी कंट्री जैसे अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, जॉर्जिया जैसी बहुत सारी कंट्री हैं जो CAF का पार्ट देखने के लिए मिलेंगी। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो नहीं, ये इसका पार्ट नहीं, इंडोनेशिया इसका पार्ट हमें नहीं देखने के लिए मिलता, ठीक है, और मलेशिया हमें इसका पार्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए COP26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन स्विट्जरलैंड, क्या ये आंसर सही है या नहीं? जी नहीं, ये स्विट्जरलैंड में नहीं, ये ग्लासगो में होने वाली है, ठीक है, ग्लासगो में हमें ये होती हुई नजर आएगी। दूसरी बात की जा रही है द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस COP1 वाज हेल्ड इन 1995 इन USA। ओके 1995 में हुई थी, लेकिन ये USA में नहीं हुई थी, ये हुई थी बर्लिन में। तो आंसर क्या हो जाता है, नाइदर 1 नॉर 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 हमें यहां पर देखने मिल जाएगा, ठीक है। वही COP3 आपको याद रखना है जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी, क्योटो प्रोटोकॉल, ये COP3 में ही लिया गया था, जो कि कहां हुआ था, क्योटो जापान में कंडक्ट करवाया गया था ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया आज की डेट तक 8 COP मीटिंग्स को यहां पर कंडक्ट कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 अगेन, which among the following are the goals of COP26। COP26 के गोल्स को हमें यहां पर डिस्कस करना है, तो क्या इसके गोल हो सकते हैं? मोबिलाइजिंग फाइनेंस, बिल्कुल, कंट्रीज में जो हमें कोऑपरेशन है टू फाइट विद द ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर इनिशिएटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए तो फाइनेंस को मोबिलाइज करना यहाँ पर एक सबका इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। वर्क टुगेदर टू डिलीवर द फास्टर रिजल्ट्स, यस, अगर कंट्रीज आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगी तो हमें फास्टर रिजल्ट्स नहीं देखने मिलेंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट, यस दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। वर्क टुगेदर करना है, प्रोटेक्शन कम्युनिटीज को यहां पर इन्वॉल्व करना है, और साथ ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो मिड सेंचुरी है, ग्लोबल नेट जीरो बाय मिड सेंचुरी एंड कीप 1.5 डिग्री विद इन द रीच, ये भी COP26 का यहां पर उद्देश्य लिया गया है। सो करेक्ट आंसर हमारे सामने क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स आर करेक्टली मैच्ड। क्या इसमें से करेक्टली मैच है? देखिए, डांडेली अंशी आंध्र प्रदेश में है या नहीं? नहीं, डांडेली अंशी की जब हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटका में है ना। कलांडा मुंडाथुराई की बात करें, ये तमिलनाडु में है, जी है। नामेरी की बात करें, ये असम में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दे ऑल आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हिमालयन स्पीशीज हमें देखने के लिए मिल जाती हैं जो लगातार क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 यहां पर हमसे बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम को टिल 2022-2023। इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया था 21-22 के लिए, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। दूसरी बात की जा रही है द ECLGS aims to provide 100% guaranteed coverage to the banks, non-banking financial institution and the other lending institution. Is it right or wrong? बिल्कुल सही है। ये बोल रहे हैं कि भाई हम 100% गारंटी कवरेज दे रहे हैं बैंक्स को, नॉन बैंकिंग को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और अदर लीडिंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को। किस चीज के लिए? इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट साइंड द OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, बताइए। सो OECD की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए OECD स्टैंड करता है किसके ऊपर? जी, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैंड्स फॉर OECD। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट साइंड दिस फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 92। ना ही नाइजीरिया ने इसे साइन किया है, ना ही पाकिस्तान ने, ना ही केन्या ने इसको साइन किया है। ठीक है, और इसके अलावा एक कंट्री और हमें देखने मिल जाएगी विच इज दी श्रीलंका। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या नहीं किया है? OECD G20 का जो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क की यहां पर बात की जा रही है उसको इन्होंने साइन नहीं किया है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93। एन FEO is defined by the Fugitive Economic Offenders Act 2018. Who will consider as the FEO? ठीक है, बताइए। Who has left India as to avoid criminal persecution? बिल्कुल, इसे ऑफेंडर माना जाएगा, फ्यूजिटिव मान लिया जाएगा। दूसरा बात की जा रही है बीइंग अब्रॉड रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंडिया टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। यस, अगेन कंप्लीटली राइट कि भाई इंडिया से भाग जाएंगे, समन किया जाएगा तो दे विल रिफ्यूज टू कम बैक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ मूव करते हैं। 94 बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज की बात की जाए तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और द नेगेटिव। दूसरा बोला जा रहा है इट इज बेनिफिट कॉज्ड बाय अ प्रोड्यूसर दैट इज नॉट फाइनेंशियली इनकर्ड। यस, टोटली राइट। एक्सटर्नैलिटीज की जब हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ही है ये किस तरीके का बेनिफिट होता है जिसे प्रोड्यूसर ने कॉज तो किया है बट अभी तक उसे ये फाइनेंशियली इनकर्ड नहीं हुआ है। एंड विद दैट इट कैन बी द पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। बात की जा रही है नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। इसमें से किस चीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है? यस, फैक्टर इनकम को यहां पे कंसीडर किया जाएगा। किस चीज को मेजर करते टाइम?
इनकम को मेथड करते टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बात की जा रही है। WHO से रिलेटेड कुछ आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। बोला जा रहा है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन is aiming to eliminate the most deadly forms of meningitis by 2025. Is it right or wrong? नहीं, 2030 की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया यहां पर आपके सामने, गलत। दूसरी बात की जा रही है meningitis is a dangerous inflammation of the membrane surrounding the brain and the spinal cord। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे सामने सही हो जाएगा। देन बात की जा रही है meningitis is a typically caused by bacterial and viral infection। जैसे कई बार हम मस्तिष्क ज्वर आम भाषा में भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 2 and 3। ओके, मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97 की बात की जाए तो बोला जा रहा है इंडियाज फर्स्ट वन हेल्थ कंसोर्टियम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं, इसको लॉन्च किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने इसे लॉन्च किया है, नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरी बात की जा रही है वन हेल्थ इशू इंक्लूड जूनोटिक डिसीजेस। आपको मैंने बताया जूनोटिक डिसीजेस वो होती हैं दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द एनिमल टू द ह्यूमन बीइंग, लाइक द कोविड, लाइक द इबोला। Antimicrobial resistance, food safety and food security extra. Is it right or wrong? Yes, बिल्कुल सही है ये। Next, One Health is an approach that recognizes that the health of the people is closely connected to the health of animals. Definitely, आप देखिए जितने भी, अगर हम जूनोटिक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं तो जितनी भी बीमारियां हैं, अगर आप अपने एनिमल्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं रखेंगे, उनको गलत तरीके के इंजेक्शंस दिए जाएंगे, एस्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाएंगे, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे जो उनकी हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे, या रिसर्चेस इनके ऊपर की जाएंगी, तो दे कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट ऑन दी ह्यूमन बींग्स। तो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे देखने मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लूसी स्पेसक्राफ्ट। बोल रहे हैं द स्पेसक्राफ्ट विल ट्रेवल टू द आउटर सोलर सिस्टम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 12-year मिशन। ठीक है, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरी बात की जा रही है लूसी विल एक्सप्लोर एंशिएंट एस्ट्रॉइड नोन एज द ट्रोजन एस्ट्रॉइड दैट आर सेड टू सर्कल द सन। करेक्ट। नेक्स्ट बोला जा रहा है द स्पेसक्राफ्ट विल फ्लाई बाय 1 एस्ट्रॉइड इन द सोलर सिस्टम्स मेन बेल्ट एंड 7 ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। पूरी एक्सप्लेनेशन आपको लूसी स्पेसक्राफ्ट के बारे में बाय डिफॉल्ट इस एक्सप्लेनेशन में मिल जाती है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के पास। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज लॉन्च्ड द जियोस्पैटियल एनर्जी मैप्स ऑफ इंडिया। इज इट राइट और रॉन्ग? जी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च नहीं किया था। इट इज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरी बात कर लेते हैं द जियोस्पैटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया विल बी यूजफुल इन प्लानिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बिल्कुल करेक्ट। आपको पता चल जाएगा कि सिचुएशन की कंडीशन क्या है, मैपिंग के थ्रू आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा व्हाट आर द रिसोर्सेज, हाउ मच रिसोर्सेज वी हैव, और क्या नेचुरल कंडीशन है और कितने अच्छे तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है इट विल ऑल्सो एड इन डिजास्टर मैनेजमेंट यूजिंग अवेलेबल एनर्जी असिस्ट। सो टोटली राइट। सो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। चलिए सो आज का आखिरी सवाल, which gas is used in surgery and dentistry for anesthetic and analgesic effect? बताइए। इट इज द ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का यहां पर यूज किया जाता है एज ए एनेस्थीसिया सब्सटेंस। सो दिस इज इट। ये आज के हमारे 100 क्वेश्चन थे जो आज टेस्ट हुआ है ज्योग्राफी का। इसका पूरा सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जा चुका है। अपकमिंग टेस्ट की जानकारी के लिए आप राउज एकेडमी के ऑफिशियल पेज rausacademy.in पर जा सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज द राउज एकेडमी पर अपना कोई भी डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव entirely dedicated faculty for UPSC and MPPSC, so do not waste your time and join us. Thank you.